बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से मामलात हैं, बहुत सी चीज़ों के ऊपर बात हो सकती है। आज़म खान साहब नैब में पेश हुए हैं। नैब में पेश होने का मतलब ये है, खदशा ये है कि कहीं वो वादा माफ गवाह ना बन जाएं। इसके अलावा और भी बहुत सी खबरें हैं। JIT ने इमरान खान साहब को 9 मई के वाक़यात के लिए कसूरवार करार दिया है। तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, और कराची से जो मुतालबात हैं वो बड़े अजीब व गरीब हैं। अजीब व गरीब इसलिए कि हम 21वीं सदी के अंदर रहते हैं। 2023 ये साल है। उस साल में भी कराची के शहरियों के मुतालबात ये हैं कि हमें बुनियादी सहूलियात दी जाएँ, और कराची वो शहर है कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। मज़ीद तफसील और तवालात के बजाय मुख्तसर बात यह है कि वहाँ दो जो इस वक्त बड़े मामलात हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है, जिनके ऊपर आवाज़ उठाई जा सकती है, जिसके ऊपर वजाहत ली जा सकती है। एक मरदमशुमारी का वाक़या है। जो पिछली मरदमशुमारी हुई उसमें कराची के शहरियों को ये शिकवा था कि हमें ठीक से गिना नहीं गया। गो के जो दोबारा मरदमशुमारी हुई, डिजिटल मरदमशुमारी हुई, उसके अंदर मुझे तो यही याद पड़ता है कि मेरे घर पे तो कोई नहीं आया, कि मैंने अपने आप को रजिस्टर करवाया था डिफेंस के एक शहरी की हैसियत से। डिफेंस में इसलिए जोर दे रहा हूँ कि कराची का एक पोश इलाका है कि जहाँ पर रीच आसान है। मैं किसी औरंगी और कुरंगी की बात नहीं कर रहा कि जहाँ पर यह कहा जाए कि तंग गलियों के अंदर मरदमशुमारी की टीम पहुँच नहीं सकी। लेकिन अगर डिजिटल मरदमशुमारी की भी बात की जाए तो मैं डिफेंस के इलाके मेन सड़क के ऊपर जो मेरा घर है, मैंने अपने आप को रजिस्टर करवाया था एक वोटर की हैसियत से, एक कराची के शहरी की हैसियत से, जो मरदमशुमारी की वेबसाइट थी उसकी ऑनलाइन तरीक़ेकार के ज़रिए। लेकिन मुझसे कोड मांगने, मुझसे पूछने के लिए कोई नहीं आया। बहरहाल मरदमशुमारी ख़त्म हो चुकी है, उसके ऊपर सवालात अब भी बाकी हैं। MKM का मुतालबा है और भी दीगर जमातों का मुतालबा है कि उस मरदमशुमारी के ऊपर जो डिजिटल थी, जिसका ज़ाहिर है कि आदाद शुमार के एतबार से नई मरदमशुमारी होने की हैसियत से एक वोट बैंक के हवाले से या कराची के शहरियों के हवाले से एक फ़र्क था, उस पर जो है वो इंतखाबात करवाए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात भी हुई, उस मुलाकात में क्या तय हुआ, क्या डिस्कस हुआ, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सिटी नाजिम हैं। उनसे ज़रूर पूछेंगे कि बड़े तवील अरसे के बाद उनका भी मुतालबा था, उन्होंने भी बहुत दफ़ा कहा और कराची के शहरी भी पूछते थे कि सिंध हुकूमत सूबाई अवार्ड के लिए तो बात करती है, सूबाई फाइनेंस अवार्ड के लिए तो बहुत बात करती है, लेकिन सूबाई से मेरी मुराद है कि कौमी यानी कि जो सूबे को मिले, लेकिन सूबाई के लिए जो है वो आज तक तैयार नहीं हुई। ज़िलों को, अजला को, शहरों को जो है वो इख्तियारात देने पे तैयार नहीं है। फिर मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए मुस्तफ़ा कमाल साहब से। SLGA 2013 इन्होंने ही हमें समझाया, उसके ऊपर तनकीद किन चीज़ों के ऊपर करनी है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ही बताया। अब उसके अंदर तरमीम हो रही है, क्योंकि इख्तियारात पीपल्स पार्टी के पास हैं, तो लगता है कि वो अपने मेयर्स को जो सिर्फ सिंध के अंदर नहीं बल्कि सिंध के सिर्फ कराची के अंदर नहीं बल्कि सिंध के दीगर शहरों में भी हैं, उन्हें इन इख्तियारात देने का सोच रही है। मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर पहले तो ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात हुई, गो के उन्होंने आपको आसरा दिया। आसरा अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कहा जाए तो आसरा ही महसूस हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं अभी कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन मेरे सामने एहसन इकबाल साहब के दो बयानात हैं। एक बयान मरदमशुमारी से पहले का, जिन्होंने कहा कि हर सूरत नए इंतखाबात जो हैं वो नई मरदमशुमारी पे होंगे, और फिर कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया, 15 जुलाई का गालबन बयान है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह कहा है कि नई मरदमशुमारी के ऊपर इंतखाबात शायद ना हो पाएँ। क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच फहद भाई। वज़ीर आज़म साहब ने कैटेगोरिकली हमें यह कहा कि इस बात का फैसला बिल्कुल नहीं हुआ है कि इंतखाबात 2017 की मरदमशुमारी पर कराए जाएंगे। ये कैटेगोरी की ये बात की, और जब वो ये बात कह रहे थे तो एहसन इकबाल साहब उस जगह पे बैठे थे, मौजूद थे, और फिर हमने कहा कि नहीं, एहसन इकबाल साहब का और राना सनाउल्लाह साहब का तो बयान है। तो एहसन इकबाल साहब ने फरमाया कि मेरे बयान जो है वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में था किसी बात पे, और उसके अगले दिन जब ये बात सारी शुरू हो गई तो मैंने उसका वजाहती बयान, उसका तरदीदी बयान जो है वो जारी कर दिया था, जो कि यकीनन जो है वो पढ़ा नहीं गया। तो ये बात एहसन इकबाल साहब के सामने की है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अभी बिल्कुल ये फैसला नहीं हुआ है कि इलेक्शन जो है वो पिछले सेंसस के ऊपर कराए जाएंगे, इतनी बात है। और फिर जो भी फैसला होगा, उन्होंने कहा कि हम अपनी कमेटी बना देते हैं और उस कमेटी और आपके लोगों के दरमियान मिलकर, चूंकि आप हमारे कोalition पार्टनर रहे, तो उन्होंने सरदार अयाज सादिक साहब के ऊपर और एहसन इकबाल साहब के ऊपर और हमारे दोस्त जो मिनिस्टर हैं इसके रेलवे के साद रफीक साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब,
उनके ऊपर उन्होंने साद रफीक साहब के ऊपर उन्होंने कमेटी बना दी और हमारी तरफ से भी जो है 3 लोगों को नॉमिनेट कर दिया गया और ये फिर ये आपस में मिलकर ये जो भी बात होगी इसमें गुफ्तगू चुनीद होकर उसके बाद कोई भी हतमी फैसला होगा केयर टेकर के हवाले से भी, अगले इलेक्शंस के भी हवाले से और ये सेंसस के भी हवाले से, इन तमाम चीज़ों के हवाले से। तो ये बात है वज़ीर आज़म के साथ। अच्छा, इस पर कितने संजीदा नजर आया आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान? क्योंकि देखें केयर टेकर सेटअप जाहिर है कि आपकी मुशावरत ज़रूर शामिल है उसमें, लेकिन उसके कराची के शहरियों से बराह रास्त कोई फ़ायदे और नुकसान का मामला नहीं है। कराची के लोगों का मसला यह है कि उन्हें कम गिना गया। फिर अब एक पार्लिमानी कमेटी भी बनी है जिसकी तजावीज़ ये आई है कि तमाम हल्कों को जो है वो मुतवाज़ी वोटर की बुनियाद पर जो है वो तकसीम किया जाए। यानी कि अगर डिफेंस का हल्का 1 लाख वोटर्स के ऊपर मुश्तमिल है तो कोरंगी का हल्का भी इतना ही होगा, औरंगी का हल्का भी इतना ही होगा। तो इस तजवीज़ को कैसे देखते हैं और कितने संजीदा हैं आप? क्या इलेक्शन के बाइकआउट की तरफ जाएंगे अगर जो है वो बात ना सुनी गई, या एहतजाज की तरफ जाएंगे? लाएमल क्या होगा, क्योंकि चीज़ें तो अचानक तब्दील भी हो जाती हैं। हर हाल में MQM पाकिस्तान इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और हम जो है वो इस इलेक्शन में फुली पार्टिसिपेट करेंगे और लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो जो चाहे वो कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर देखें 2022 में हल्का बंदियाँ की गई हैं, बिल्कुल ख़राब हल्का बंदियाँ की गई हैं। आपको पता है 2017 का सेंसस हमने माना नहीं, इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत करके सेंसस जो है वो उसको कंप्लीट हो चुका है, उसका ऑडिट चल रहा है, वो भी आज कंप्लीट हो गया है। आज के दिन, आज या कल के दिन कंप्लीट हो गया है वो ऑडिट भी। अब सिर्फ और सिर्फ जो है 3 से 3.5 महीने में हल्का बंदियां हो जाएंगी, नई हल्का बंदियां हो जाएंगी और अगर और मेहनत डालेंगे तो 20 से 25 दिन और बचा सकते हैं। तो अभी ये बिल्कुल ये बात जो है वो कहीं से शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन नहीं कहलाएंगे ये अगर 2017 की मरदमशुमारी के ऊपर जो है वो इलेक्शंस हुए। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है फात भाई कि कराची में तो मरदमशुमारी का ही तो सारा मसला है और अगर आप आधी आबादी को गिने बगैर ही और हल्का बंदियां उस हिसाब से करके अगर आप इलेक्शन कराएंगे तो वो इलेक्शन तो पहले ही जो है वो क्वेश्चनेबल हो गए, तो लोगों की हक राय दही तो नहीं इस्तेमाल होगी। तो हम पुरुमीद हैं और फेडरल गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उन्होंने हमारी वो हमारे साथ जिस पे एक वेव लेंथ पे है और अभी इस चीज़ का बिल्कुल फैसला नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शंस जो है वो पुराने हल्का बंदियों पर होने का ऐलान हो गया। इस वाली बात का फैसला बिल्कुल नहीं हुआ है। अच्छा, मुतवाजी अगर हल्के बनते हैं तो उसकी तरफ MQM उसकी तजवीज़ को पसंद करेगी कि मलीर का हल्का भी उतना ही हो जितना डिफेंस का हो? ये फिर पूरे पाकिस्तान के लिए पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़ है। देखिए, इसके ऊपर जो है वो डिबेट जारी है हमारे यहाँ। इसके प्रोज एंड कॉन्स हम देख रहे हैं, इसकी अच्छाइयाँ भी हैं और इसकी बुराइयाँ भी हैं। तो इस वक्त जो है वो इसके अंदर कुछ बड़ी बारीक कुछ लाइनें हैं। उन लाइनों को अगर एड्रेस कर लिया जाए तो हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर उन लाइनों को एड्रेस किए बगैर ये करेंगे तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए मैं आपके साथ अभी हतमी बात इस पर नहीं कर पाऊंगा और हमारे लोग उस कमेटी में शामिल हैं जिस कमेटी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ हम अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये फरमाइएगा कि वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया है कि अब सूबे के अंदर जो ज़िले हुकूमतें हैं उनको भी इख्तियारात दिए जाएंगे। फिर हमने देखा कि एक तरमीमी बिल भी पेश हुआ है जिसमें मेयर कराची के पास वो तमाम इख्तियारात, वो तमाम तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ इख्तियारात जो आपके दौर में थे, निज़ामत के दौर में, वो देने का जो है वो एक मामला हुआ है। ठीक है कि पीपल्स पार्टी ये शक अगर हम करें कि जी वो अपने लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन निज़ाम तो बन रहा है तो इसको वेलकम कहेंगे या अपोज करेंगे? इसमें भी कहेंगे। देखें, हम ये असेंबली के अंदर अक्सरियत की बुनियाद पर सूबाई असेंबली में एक दिन में कानून बनाना और एक दिन में कानून जो है वो एक बंदे की अक्सरियत से वापस हो जाना, हम इसको नहीं मानते। ये पूरा इनका ये अमल ये बता रहा है कि ये कितनी इनकी बदनीयती है कि आज जब इनकी हुकूमत ख़त्म होने में चंद दिन रह गए हैं और उनको ये नहीं पता कि केयर टेकर सिस्टम जो है वो कैसा होगा, या अगर पता है तो उनको उसके ऊपर डेफिनेटली उतनी गिरफ्त नहीं होगी। तो ये सारा कुछ निज़ाम जो है वो अपने मेयर को देकर जो है वो ये 3 महीने 4 महीने का टाइम इलेक्शन का गुजारना चाह रहे हैं। इलेक्शन फिर हो जाएंगे, फिर इसी तरह से एक तरमीम दोबारा पेश हो जाएगी असेंबली में और एक सेकंड और 1 घंटे के अंदर जो है सारी चीजों को वापस कर लेंगे। इसीलिए बार बार MQM पाकिस्तान की तरफ से हमारा एक मुत्तफ़िका यह मौक़िफ़ है कि इस मुल्क को इस निज़ाम के तहत अब चलाना नामुमकिन हो गया है, नामुमकिन हो गया है। और निज़ाम क्या है कि इख्तियारात और वसाइल 18वीं तरमीम के बाद सारे वुज़राए आला के पास आ गए। 1000 अरब रुपए मेरे वज़ीर आला के पास आता है, 300 अरब रुपए वो यहां से कमाता है, 1300 अरब रुपए वो अकेले खर्च कर रहा है। वो NFC अवार्ड में पैसे लेता है, PFC अवार्ड नीचे देता नहीं है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। अब ये जो सूबाई
लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है या सूबाई कानून है, ये तो सूबे में जब तक किसी की अक्सरियत रहेगी वो अपने कानून बनाता रहेगा अपनी मर्जी से। हम इसको नहीं मानते। हम चाहते हैं कि लोगों के बुनियादी हुकूक जो है वो आइन में प्रोटेक्ट किए जाएं। इसलिए एमक्यूएम पाकिस्तान 3 आईनी तरमीम प्रपोज कर रही है। एक ये कि जिस तरह से वजीर आजम और वजीर आला के डिपार्टमेंट्स आइन में लिखे हुए हैं, उसी तरह से मेयर के डिपार्टमेंट्स आइन में लिख दें। डिपार्टमेंट्स आइन में लिख दें, 22 या 23 महकमे हैं, ये आइन में लिख दें कि ये मेयर इलेक्टेड मेयर के अंडर में जाएंगे। जिस तरह से एनएफसी अवार्ड से वफाक से पैसा मिलता है, दूसरी तरमीम यह कि उसी तरह से पीएफसी अवार्ड वफाक मेरे हिस्से का जो सूबे को दे रहा है कि सूबा मुझे देगा, सूबा मुझे नहीं देता, मुझे वफाक वहीं से मेरे डिस्ट्रिक्ट के पैसे दे दे और लाड़काना के भी पैसे दे दे, एनएफसी अवार्ड में ही दे दे। तीसरी बात यह है कि जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट नहीं है, वो जब तक मुल्क में एमपीएज एमएनएज के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये 3 आईनी तरामीम आइन में हमें प्रोटेक्शन दें, जब जाकर पाकिस्तान आगे चल सकता है और बच सकता है। वरना इस निजाम के तहत जहां पर 18वीं तरमीम के बाद नीचे इख्तियारात और वसाइल जाने थे, वहां पर सूबाई हुकूमतें वो इतनी डिक्टेटर हो गई हैं, वो इतने ऑटोक्रेट हो गए हैं, वो इतने गासिब हो गए हैं कि उन्होंने इस मुल्क को के निजाम को तहोबाला कर दिया है। और ये इस काबिल नहीं है कि आप इनको बगैर लगाम के छोड़ दें। आपने इनको इख्तियारात और वसाइल दे दिए, इन्होंने नीचे के भी इख्तियारात और वसाइल अपने पास रख के आज इन्होंने डिसएनफ्रेंचाइजमेंट पैदा कर दी है, इन्होंने बदली पैदा कर दिया। आप देखें कराची जैसे शहर में आज खाक उड़ रही है और उन्होंने सारे शहर को, जो कि पूरा मुल्क चलाता है, इसको इतना बदल कर दिया है कि यहां पर नौजवान खुदकुशी करने पे पीने का पानी नहीं दे रहे, बिजली नहीं दे रहे, नौकरी नहीं दे रहे, छतों जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, अपनी जमीनें छुड़वाने के लिए करोड़ों रुपए ले रहे हैं। ये सब कुछ जो है वो सिंध में हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये निजाम नहीं चल सकता फैद भाई। अच्छा, अब मुझे एक आखिरी चीज़ बताइएगा मुस्तफ़ा भाई। ज़ाहिर है कि मौजू जो है वो आज हमारा मरदमशुमारी और फिर ये सारे मामलात थे, लेकिन मैं आपसे एक मुमासलत पूछना चाह रहा हूँ। वो मुमासलत ये है कि आपने 2 लोग पाकिस्तान के अंदर देखे। एक साहब ऐसे थे कि जिनकी वजह से 22 अगस्त 2016 को पाकिस्तान की एक पार्टी, कराची की एक बड़ी पार्टी जो है वो टुकड़ों का शिकार हो गई, ख़त्म होने के करीब आ गई, उनका अपना नाम लेना मुश्किल हो गया। और दूसरे साहब हैं कि जिन्होंने जो है वो 9 मई 2023 को वही सब कुछ किया कि जो एक साहब 22 अगस्त 2016 को कर चुके थे। तो कोई मुमासलत आपको मिलती है, शख्सियती मुमासलत? नहीं, देखिए कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 2022 में जिनका जिक्र कर रहे हैं, उनके कारकुनों में और जो है वो 9 मई के 2023 वाले कारकुनों की पार्टी के कारकुनों में जमीन और आसमान का फर्क है फहद भाई। वो जो 22 अगस्त 2016 वाले जो साहब हैं, उनके कारकुनान ने जेलें काटी हैं, लाशें उठाई हैं, लापता हुए हैं, जान देने और लेने की दोनों बात की मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हूं, जान दिए भी हैं, जाने ली भी हैं। वो इस तरह की कमिटमेंट वाला निजाम था। अच्छाई और बुराई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ आपको वाकयात पेश कर रहा हूं। यहां तो जो है वो ट्विटर ब्रिगेड थी सारी, यहां तो सिर्फ ट्विटर ब्रिगेड थी, सोशल मीडिया ब्रिगेड थी। एक गर्म हवा का झोंका चला और वो सारे जो है वो पत्ते बिखर गए। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कोई शोधा कब्रिस्तान आबाद है भाई। 22 अगस्त 2016 वाले साहब के फॉलोअर्स का शोधा कब्रिस्तान आबाद है। वो तो वो साहबी जो है वो कौम के सबसे बड़े जो है वो व्यापारी बन गए। कौम को उन्होंने बेच दिया रॉ के हाथों, कौम को उन्होंने बेच दिया अपनी गलत हरकतों के हाथों। वरना तो कमिटमेंट के लेवल जो था पार्टी के लोगों का, पार्टी के कारकुनों का, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन ये पार्टी की बात आप कर रहे हैं ना मुस्तफ़ा कमाल साहब, अगर शख्सियत का मवाजना आपस में किया जाए, क्योंकि दोनों ही खुद पसंदी के शायद उस लेवल पर चले गए थे कि जहां पर उन्होंने अपनी पार्टी का ख्याल नहीं किया। जी, मैं इस वाली बात पे एग्री करता हूं बिल्कुल, और इस वाली बात में बिल्कुल मुमासलत है कि जो अक्ल कुल समझ लेना, खुद को उसको पावर में आकर खुदा समझ बैठना, और जो है वो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल नाबलद रहना, तो और बस जिसको चाहा जो है वो इस्तेमाल किया और उसको फेंक दिया। कुछ चीज़ें बिल्कुल जो है वो मुश्तरक हैं और अंजाम भी फिर आप देख रहे हैं सामने। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे साथ मौजूद थे। कराची की हमने बात की क्योंकि पाकिस्तान का माशी हब है और कराची ने ही पाकिस्तान को चलाना है। कराची की मिसाल एक इंजन की तरह है और इंजन में जो बैठा हुआ ड्राइवर है या इंजन में बैठे हुए जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इस बात पे लड़ रहे हैं कि हमें हकूक मिल नहीं रहे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ मुल्क की कैफियत और सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। आज़म खान साहब की भी मैंने इब्तिदा के अंदर बात की, उनसे भी, उनके हवाले से भी बात करेंगे, और बानी तहरीक इंसाफ कितनी मुश्किल में है,
कौन सा केस गले का फंदा बनेगा और किस केस में रिलीफ मिल जाएगा, तज्जिया लेंगे, तबसरा लेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस्लामाबाद के बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं। उसके साथ साथ सिंध हुकूमत के वज़ीर आला सिंध के मामले खसूसी फराज आबिद लाखानी साहब हैं, उनसे भी जो है वो मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर बातचीत करेंगे। राना साहब, मैं आप ही से शुरू करूँगा। राना साहब, ये फरमाइएगा, ये सवाल मैंने आपसे बार बार किया है, लेकिन कोई नया केस आ जाता है, कोई नया मोड़ आ जाता है, तो फिर दोबारा हम आपसे वही सवाल नए मसाले के अंदर, नई पैकिंग के अंदर करते हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस, साइफर केस, तोशा खाना केस, फिर JIT की रिपोर्ट के इमरान खान साहब जिम्मेदार हैं 9 मई के वाक़यात, उसके ऊपर दर्ज केसेस, कौन सा केस आपको लगता है कि ज़्यादा खौफनाक है या कौन सा केस ज़्यादा काबिल पकड़ है? देखिए फवाद साहब, बात सिंपल सी है। जो जिस केस में फैसला पहले आ जाएगा पकड़े जाएंगे, बाकी तो फिलहाल इल्जामात हैं। लेकिन चूंकि वाइंड अप होता हुआ मुझे सबसे पहले तोशा खाना केस नजर आ रहा है, क्योंकि तोशा खाना में एक दफा की इमरान खान की नाअहली हो चुकी है मियां वाली सीट से। लाहौर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने स्टे सिर्फ दिया था कि जिमनी इलेक्शन ना हो। अब उसके अंदर गवाहों के बयानात भी हो चुके हैं और पहले गवाह पे जिरा भी शुरू हो चुकी है। अब अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट स्टे नहीं करती तो अगले हफ्ते इसका फैसला आ सकता है, फैसला महफूज हो सकता है, क्योंकि अब उसके अंदर दूसरे मतलब पहले गवाह के बाद दूसरे में तो है ही एक फिक्रा कि जी हाँ जी ये कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड से आया है, वो कितना उसको खींच सकेंगे हम उसको देखेंगे कि ख्वाजा हारिस कितने सवालात करते हैं। और बार बार PTI के जो पॉलिटिकल वकील भी बने हुए हैं, पंजोता साहब, वो कह रहे हैं सजा देनी है दे दें, और ख्वाजा हारिस चूंकि प्रोफेशनल वकील हैं वो बात कर रहे हैं अपनी, ज़ाहिर है उनकी फीस के मुताबिक कि अपनी मेहनत करते हैं। वो नवाशी पे भी वकील रहे हैं, उसमें भी उन्होंने खूब मेहनत की। संगीन कौन सा है राना साहब, ज्यादा संगीन कौन सा है? तो वो अपना काम बतौर वकील कर रहे हैं। राना साहब, संगीन कौन सा है ज्यादा? इस वक्त संगीनी की नौयत को हम देखें, संगीनी की नौयत को हमें समझना होगा। वैसे अगर बात करेंगे तो 9 मई बहुत बड़ा केस है कि जी वो उसके मुहर्रिकात में शामिल हैं, साजिश करने वालों में शामिल हैं, फलाह में शामिल हैं, वो ट्रेनर में शामिल हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े इल्जाम हैं। लेकिन ये चूंकि एक मैंने इसलिए कहा आपको कि ये बिल्कुल अपने आखिरी उसमें पहुंचा हुआ। अब नैब के केसेस जो है ना, आप अगर कर लें तो उसके अंदर तोशा खाना भी है, वहाँ पे 190 मिलियन पाउंड का है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन में है। उसके अंदर जो खौफ होता है वो अरेस्ट का है, और वो भी 14 दिन से अब 30 दिन की रिमांड हो गया, इससे ज्यादा तो नहीं है। फिर आप जेल चले जाएं और फिर आपकी जमानत हो सकती है, और जमानत नैब कोर्ट भी ले सकती है नए कानून में, और ले भी चुकी है। तो फिर आप जाएं साइफर पे, तो वो 25 जुलाई को अगर पेश नहीं होते या वकील के जरिए पेश हो जाते हैं, FIA के साथ खेला जा सकता है प्रोसेस है। यहाँ पे सजा का अमल एक हिस्सा हो चुका है, और दूसरे में फाइनल होनी है कि वो 3 साल तक की सजा हो सकती है उसके अंदर, और 5 साल की नाअहली हो जाएगी अगर तोशा खाना में हो जाती है तो वो बिल्कुल नजदीक है जो लोगों के जहन में है कि ताकि खान साहब की जो पार्टी 9 मई को बम पे पांव मार के खान साहब खुद फंस चुके हुए हैं, और वो अगर इलेक्शन में नहीं होंगे तो पार्टी तो ऑलरेडी उनके 2 हिस्से तो नए आ चुके बिल्कुल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में और पैट्रियट में। तो तीसरी अभी अपनी है कट टू साइज हो चुके हुए हैं, उनके ऊपर खासा प्रेशर मौजूद है कि आप वो अपने आप को सियासी तौर पे बचा पाएंगे। अभी तक वो सिर्फ अपनी जात के गिर्द घूम रहे हैं, मैं तो बड़ा क्लियर कहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को कोई इख्तियार नहीं दिया हुआ है। जो मुदाखरात के लिए गए हैं उनके पास भी कोई इख्तियार नहीं था, जैसे शाह महमूद और फवाद, ये समय 25 जुलाई की डेट इनको सादिक संजरानी ने जो कमेटी बनाई थी मुदाखरात के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो पंचायती आईनी मुशावरती काम चल रहा था वहां पे उसके अंदर ये बिठाया गया, बताया गया। तो खान साहब ने शर्त लगा दी, नहीं पहले असेंबली तोड़ लो, 25 जुलाई की डेट बेशक आ जाए, नहीं तोड़ी तो 25 जुलाई भी अब आ गया है। जैसे राना साहब हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि खान साहब ने हमेशा कोशिश की कि मुज़ाकरात या हालात ठीक होने की कोई भी कोशिश हो तो उसको मैं अपनी एंट्री के जरिए नाकाम कर दूं। नहीं, मैं ना कहूं तो परवेज खटक तो कह रहे हैं ना कि खान साहब को 3-4 दफा 9 अप्रैल के बाद इलेक्शन मिल रहे थे, वो उन्होंने नहीं लिए। उनसे ज्यादा बड़ा गवाह तो कोई नहीं है ना, क्योंकि मुज़ाकरात कारों में शामिल थे कि जो शाह महमूद कुरैशी, फवाद, परवेज खटक, असद उमर, ये 4 बड़े लोग थे उनकी पार्टी में, जो कि अब वहां सिर्फ मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के साथ जो कुछ हो रहा है
वो पेशियों पे जाते हैं, खान साहब के साथ उनका एक केस मुंसलिक है, वो हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं। मतलब ये उनके लिए भी शर्मिंदगी का बायस है और खान साहब के लिए भी, कि आपकी इतनी बड़ी रफाकत रही है और आप उस शख्स को काबिल इज्जत इतना भी नहीं समझते कि उठ के खड़े होकर मिल लें या हाथ मिला लें या आपकी सिक्योरिटी उसको जाने दे। तो यही वो खान साहब का रवैया है कि जो मेरे साथ है ठीक है, बादब रहे ठीक है। कभी ओन चौधरी से पूछे बगैर बन्नी गाला के दफ्तर में, घर के अंदर जो दफ्तर था लगा, तो वो दोबारा नहीं जा सकता था खान साहब के पास। ये उनका शुरू से स्टाइल है। आज भी शाह महमूद कुरैशी को कितने दिन हो गए, कोई आप और मुझे पता हो कि कितनी मुलाकातें उनकी अपने वाइस चेयरमैन के साथ हो रही हैं, उनको क्या इख्तियार उन्होंने दिया हुआ? नहीं, वो वन मैन पार्टी है। वो लोगों को कहते हैं कि ये फैमिलीज पार्टी है, यहाँ पे वो अपने अलावा किसी को कुछ समझते ही नहीं है। देखे ना शाह महमूद कुरैशी को, जब उनका तोती बोल रहा था कि जी पंजाब में पता नहीं क्या कर देंगे, टिकटें बांटी थी, तो शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी है, मुआद अजहर, इनको किसी को टिकट ही नहीं दिया उन्होंने सूबाई असेंबली के, जिन सब ने अप्लाई किए थे जो चीफ मिनिस्ट्री के उम्मीदवार थे। लिहाजा उनका रवैया भी तो साबित करता है ना कि वो भी किसी को नहीं मानते। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, मैं ज़रा फराज लाखानी साहब को भी शामिल करूँ। लाखानी साहब, ये फरमाइएगा, जिस तरह से परवेज़ खट्टक साहब कह चुके हैं और फिर इमरान खान साहब के उस रवैये का तस्करा हो रहा है राना साहब की तरफ से कि जिसमें वो अपने अलावा कुछ समझते नहीं, तो आपको लगता है कि खान साहब का एजेंडा कुछ और था, इलेक्शन की तारीख हासिल करना नहीं था, जिसके पीछे सारा फसाद होता रहा? वो तो जाहिर सी बात है, इसमें दो बातें थोड़ी हैं। वो तो आप सामने लॉन्ग मार्च से ले ले। लॉन्ग मार्च जब इन्होंने किया, जब शुरू किया, पूरे मुल्क को जाम किया और पंजाब में सारी कारोबारी चीजों को रोक दिया गया। वो क्या था? वो साइफर के पीछे थोड़ी काम था। वो तो सब जो ना एक अपॉइंटमेंट के पीछे वो काम करते रहे और कहते रहे अपनी बार बार अपनी स्पीचेस में वो कहते रहे कि जो ना हमें जो ना आर्मी चीफ के रिलेटेड काम करना है, और उससे रिलेटेड चीजें कर रहे थे। वो मकसद ही उनका कुछ और था। उनका डे वन से मकसद इस तरह का है जिससे इंतशार फैले और जो ना माशरे में हालात खराब हो, डिस्टेबलाइजेशन हो मुल्क की। और यही आपने देखा, उन्होंने यही तो काम किया। जाते जाते भी हुकूमत में क्या किया उन्होंने? जाते जाते सब्सिडी दे के चले गए, जिसकी वजह से रिजर्व्स पे इम्पैक्ट आया। एक काम तो अच्छा बता दें, टर्फ फाइनेंसिंग दे दी। आप बताएं, 600 अरब की टर्फ फाइनेंसिंग दी, तकरीबन $3 बिलियन बनता है उस वक्त का। ये बताएं, इसका कोई मैकेनिज्म बनाया गया? क्या वाकई नए कारखाने लगे गए? क्या वाकई ये पैसे सही जगह पे पहुंचे? फिर आपको पता है, जो ना IMF से जब काम हो रहा था तो पेशावर के से CM से वहां से लेटर लिखवा रहे थे, पंजाब की हुकूमत इनके पास थी, तब भी वहां से लेटर लिखवा रहे थे शौकत तरीन साहब को। क्या हरकतें कर रहे थे? फिर आप इनकी स्पीचेस सुने, इनकी स्पीचेस में क्या कहते हैं? वो पीछे से इनके में जो ना जो लीडर आए वो कहते हैं इस्लामिक टच दे दें। अरे ये क्या बातें कर रहे हो? लोग कायदगी से समझते हैं, आप बाशऊर हैं, लोग समझ रहे हैं क्या आप क्या हरकत कर रहे हो। अपनी सीट के लिए आप ऐसी हरकतें कर रहे हो जिससे जो ना इंतशार फैले सोसाइटी में। तो ये अच्छी चीज थोड़ी है। इन्होंने झूठ के अलावा, फॉल्स फेक प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं किया। आप देखें, यूथ को भी क्या सिखाया इन्होंने? सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट्स बनाओ, जाली बातें करो, गलत जबान इस्तेमाल करो। क्या ये सिखाया जाता है यूथ को? यूथ को तो इनको चाहिए था वोकेशनल सेंटर्स से डिफरेंट ट्रेनिंग कोर्सेज कराते, डिफरेंट स्किल्स सिखवाते, जिससे उनकी अपनी जिंदगियां बेहतर हो सकती है। रादर देन दैट उनको सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स बनाना सिखाया, गालम गलोच सिखाया। ये सिखाने के तरीके कार है। ये मदीना की रियासत बनाएंगे। लेकिन आपको लाखानी साहब लगता है कि खान साहब की कोशिश कभी भी इलेक्शन लेना नहीं थी, उनकी कोशिश इंतजार थी? क्योंकि अब तो चीजें वाजे होते जा रही हैं, उनकी अपनी पार्टी के लोग ये बात कर रहे हैं। आपके सामने अब PTI ये जो है ना, ये पॉलिटिकल तो इनको ये दे कैन नॉट बी सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी। इन्होंने तो बस इंतजार के अलावा क्या किया? सोसाइटी में सोसाइटी को खराब करने के अलावा, पाकिस्तान को पीछे ले जाने के अलावा इन्होंने क्या किया? इनकी जो दौर हुकूमत में तकरीबन 10 से 12 साल 15 साल पीछे चला गया पाकिस्तान। आप मुझे बताएं ना, किस चीज पे काम किया इन्होंने? किसी एक चीज का तो नाम ले दें जो इन्होंने वाकई काम किया, कोई बड़ा मंसूबा बना दिया हो। मतलब मैं अगर सिंध की बात करूं तो सिंध, कराची में से जो इनको मैंडेट मिला था, क्या किया कराची के लोगों के लिए? भी नहीं किया कराची के लोगों के लिए कोई बड़ा मंसूबा। आप बताएं, कोई मंसूबा बता देना आप मुझे, कोई एक मंसूबा बता दें जो कराची बोला पानी ले आएंगे, भाई वो भी नहीं। मतलब बातों से नहीं होता काम। ये तो सिर्फ अपनी सीट के ऊपर उन्होंने सियासत की और बड़ी और जो है ना, ये जो कर रहे हैं ये एक्सट्रीमिज्म की सियासत की। ये सियासत नहीं है, मैं कहता हूँ। असल में जो सियासतदान होते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी, वो एमिकेबली सॉल्यूशंस निकालते हैं इन द फेवर ऑफ द कंट्री। बिल्कुल को आगे रखते हैं, बंद गली के अंदर नहीं जाते। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। फराज साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। राना साहब, आपकी तरफ ही आऊंगा, कुछ बात करेंगे।
आजम खान साहब नैब में आज पेश हुए हैं, तो क्या आजम खान साहब वादा माफ गवाह बन सकते हैं या बन चुके हैं? क्या बात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब, आजम खान साहब मंजर आम पर आ गए हैं। एक तस्वीर उनकी आ रही है कि जिसमें वो एक गाड़ी की तरफ, प्राइवेट गाड़ी की तरफ आ रहे हैं, उसमें बैठने लगे हैं और बताया गया है कि नैब रावलपिंडी में वो पेश हुए हैं, जहाँ पर जो है वलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन की जो डील थी उसके ऊपर बातचीत उनसे की गई है। तो कोई ख़तरा है, खदशा है, कोई इम्कान है कि आजम खान ही गले का फंदा बनेंगे इमरान खान साहब के? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। वादा माफ गवाह जब आप बनते हैं, इसका मतलब है आप किसी जुर्म में शरीके-कार थे और अब आप मदद करने आ रहे हैं इस शर्त पे कि मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन जो आज नोटिस था आजम खान साहब को, वो उनको बतौर सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर था कि आपके पास वो तमाम रिकॉर्ड मौजूद है जो नेशनल क्राइम एजेंसी NCA यूके से आया था, और उन्होंने कहा था उसके नोटिस के पैरा नंबर, ये मैं देख सकूं अगर मेरे पास मौजूद है, यहीं पे पैरा नंबर 20 जो के खजाने में नहीं आए, यूके से आए थे कि वो सरकारी खजाने में आएंगे। तो चूंकि वो कैबिनेट में आया था और फैसल वावडा उसके गवाह हुए, एक दो वज़रा ने उस वक्त भी बात की थी कि वो एक सील्ड इन्वेलप था, और उन्होंने शहजाद अकबर ने ये कहा कि इसको खोलने से भी मसला बनेगा, लिहाजा बस आप अप्रूवल दीजिए और ये जाएंगे, ताकि वरना वो जो खान साहब ने इंटरव्यू में लाखों डॉलर खर्च करने पड़ जाते भाई, वो तो पैसे आपको उन्होंने बगैर आपके पैसे खर्च किए अपने मुल्क के कानून के मुताबिक आपके हवाले करने का फैसला किया, और आपने फैसला ये किया क्योंकि शहजाद अकबर साहब की एक उस वक्त वहां लंदन से वीडियो भी आई थी कि वो ब्रीफ केस लेके निकल रहे थे और वो बड़े तुम तराक से टीवी पे आया करते थे, दावे किया करते थे अपनी मुखालिफ जमात PMLN के लिए। अब वो कहते हैं कि मुझे वीडियो लिंक पे ले ले, जबकि वो सरतापा जो नैब के चेयरमैन थे उनके साथ मिलकर लोगों को पकड़ने का काम करते थे, जिसकी बुनियाद पे मरियम नवाज को कोट लखपत जेल से उठाया गया था, शहबाज शरीफ अरेस्ट किया गया, यही थे, कभी नैब में केस बन रहे हैं, वही सेम के FIA में बन रहा है, उसी में पकड़ा जा रहा है, इसलिए बरी भी हो गई शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली। अब इशू के आजम खान साहब जब आज पेश हुए हैं तो उनको एक सवालनामा दिया है, उन्होंने 1 वीक मांग लिया है। अभी उनको तोशा खाना के ऊपर नैब से में एक नया नोटिस इशू है। तोशा खाना का केस में शायद वो इतने बड़े गवाह ना हो जितना बड़ा उस वक्त का मिलिट्री सेक्रेटरी था, जो बरतरफ मिलिट्री ने नौकरी से निकाल दिया। आपको इमरान खान साहब के एक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर थे, वो शहबाज शरीफ के साथ भी आ गए थे, जाहिर है फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब का जो एक गल्फ का दौरा था वहां से उन्हें भी कीमती तोहफा मिला। मिलिट्री सेक्रेटरी और उनकी टीम आएगी क्योंकि ये इंटरनल स्टाफ का और फॉरेन ऑफिस का काम है, लेकिन फाइलों का इसके अंदर भी वो कस्टोडियन ऑफ द फाइल थे, जो ये 190 मिलियन पाउंड का केस है, और वो जो उन्होंने बयान जाके 164 का दिया है साइफर में, उसके अंदर भी वो कस्टोडियन थे, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी फर्क ये है कि ऑडियो आई हुई थी जिसमें खान साहब कह रहे थे कि हमने खेलना है, आजम तुम ये कर लो, असद तुमने ये करना है, शाह महमूद ये करना है। वहां वो शायद वादा माफ गवाह बन रहे हैं या जो भी बन रहे हैं, फिलहाल वो मुलजिम के तौर पे पेश हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, में क्योंकि वो जवाब देंगे तो फिर हम कहेंगे, लेकिन वो खान साहब के लिए खतरे की घंटी इसलिए बन गए हैं। आप देखें फवाद नवाज शरीफ के साथ पहले दिन वो एडिशनल सेक्रेटरी थे, बाद में वो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हुए, एक 2 साल की जेल काटी, उसी में उन्होंने कहा कि मैंने जो काम अपने दस्तखतों से किया उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल ठीक है, और ये सिर्फ 15-20 दिन रहे हैं और आके बयान बात हो गई है कि फिर आप कहीं ना कहीं शरीक जुर्म होते हैं तो फिर आप इस तरह होते हैं। बिल्कुल ठीक है। राना साहब कुछ टेक्निकल इश्यूज भी मुझे आपके साथ आ रहे हैं, दोबारा आपको कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। मैं लखानी साहब की तरफ चला जाऊं। लखानी साहब, आप खुद एक कारोबारी शख्सियत हैं, कैसा लगे कि अगर आप खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला आपको महफूज ही रखे कि आपके साथ पैसे आपके पकड़े जाए यूके में और आपको पाकिस्तानी हुकूमत यहाँ पर दे दे, तो कैसा लगेगा? देखिए, मैं आपको बड़ा सिंपल क्लियरली बताता हूँ, दिस इज अब्यूसिव यूज ऑफ द पावर ऑफ देन सिटिंग PM। वो उस वक्त जो PM बैठा हुआ था उसने गलत पावर का इस्तेमाल किया गया। ये किस तरीके से हो सकता है कि 190 मिलियन पाउंड पे
उस वक्त का पीएम जो बैठा उसने परमिशन दे दी और वो गलत जगह पे डिपॉजिट हो। ये किस तरीके से हो गया? ये गलत पावर नहीं है, ये ओपन एंड शट केस है। इट हैज नथिंग टू हाइड, इट हैज नथिंग टू से मच मोर कि भाई उसमें जाहिर सी बात है जब ये फेवर दी गई, पीटीआई के चेयरमैन ने जब ये फेवर दी तो जाहिर सी बात है इसके हेवज में कौन कौन से फायदे लिए। अब वो फायदे क्या क्या फायदे हैं उन सब की डिटेल्स आने वाले वक्तों में खुल खुल के आती जाएगी। इट इज वेरी क्लियरली सेड एंड अंडरस्टूड कि कोई भी चीज, कोई भी काम, कोई भी ऑर्डर ऐसे तो नहीं किया गया होगा। ये जाहिर सी बात है कि उन्होंने तभी फैसला लिया होगा जब उन्होंने फेवरें ली होंगी। अब वो कौन कौन सी, अलकादर ट्रस्ट की फेवर है, कैश की सूरत में फेवर है, गोल्ड की सूरत में फेवर है, ज्वेलरी की सूरत में फेवर है, और किस किस की सूरत में फेवर्स हैं और क्या क्या फेवर्स हैं, वो तो मैं और आप शायद इधर डिस्कस ना कर सकें। वो तो सब आने वाले वक्तों में खुल खुल के आता जाएगा। तो देखें, इट इज टू बी अंडरस्टूड। खाली एक बात ये नहीं है, आप इसको साइफर को देखें, ये आजम खान साहब ने वेरी क्लियरली बताया है, वेरी क्लियरली सेड कि ये जान करके देखे ना। आप इस बात से समझे कि उन्होंने साइफर लहराया, लहराने के बाद बोलते हैं ये साजिश थी, और इसके बाद लॉबी हायर करते हैं अमेरिका में और अपने लिए लॉबिंग करवाते हैं। भाई क्या कर रहे हो? एक तरफ कह रहे हो नाम लेते हो, एक तरफ कह रहे हो कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर, मतलब आप सोच तो लें, देखें तो सही किस तरीके का झूठ। इट इज ओपन वाइड शट कि भाई वो हर पैमाने पे यू टर्न और झूठ की सियासत और इंतशार की सियासत, इन सबको भी छोड़ दें तो आप मुझे बताएं कौन सी सियासी जमात ऐसी है जो अपनी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाती है, अपनी सरकारी अमलाक के बारे में गलत गलीज जबान इस्तेमाल करती है, इंसाइटमेंट कराती है। ये कौन सी जमात है? ये तो पॉलिटिकल जमात ही नहीं रही ना। आप मुझे बात को समझे, इस बात को गौर से, कि ये इतना बड़ा जुर्म है जिसकी कोई माफी नहीं है और ना माफी हो सकती है। मैं तो ये समझता हूँ इसके खिलाफ स्ट्रिंजेंट और फास्ट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि लाकानूनियत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते माशरे में। जिस माशरे में लाकानूनियत हो जाए वो माशरा आगे डेवलप नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक है फराज साहब, मैं आखिरी इख्तिताम की तरफ हम जा रहे थे। राना साहब मुझे सिर्फ एक चीज़ का जवाब दें कि ये सवाल आखिर क्यों पैदा हो रहा है। मैं आपसे सवाल ये क्यों कर रहा हूँ कि जब वज़ीर-ए-आज़म ऐलान कर चुके हों कि वो टाइम पर असम्बली तहलील कर देंगे, जब इलेक्शन कमीशन कहे कि अगर फ़लाँ तारीख को असम्बली तहलील होती है तो हम फ़लाँ तारीख तक इलेक्शन के लिए तैयार होंगे, कि जो 60 से 90 दिन के दरमियान ही है, उसके बाद भी लोग ये क्यों कहते हैं कि निगरान सेटअप तवील हो सकता है और इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे? देखें, ये हमारे यहाँ हमेशा से होता आया है कि जब कोई हुकूमत आ जाती है तो कहते हैं ये 5 साल करेगी कि नहीं, बस यहाँ साजिश शुरू हो गई, फलां हो गई। हम हैं इसी तरह के लोग के 60 दिन और 90 दिन तो आइन में इलेक्शन कमीशन को कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप पहले तोड़ेंगे 90 दिन में होंगे, टाइम पे जाएगी तो 60 दिन में होंगे इलेक्शन। सिंपल सी बात है, वो 2 दिन पहले तोड़ेंगे, वो 1 दिन तोड़ दें। अब जो आ रही है कि अगर ये मेरे हिसाब किताब में अगर इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारनी है पीडीएम में, तो जाते हुए मुश्तरका मुफादात की कौंसिल से मरदमशुमारी का रिजल्ट मंजूर करा दें तो 4 महीने हल्का बंदियों के ऊपर कानूनी जरूरत पड़ जाएगी कि आपको डिले करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब में सियासी तौर पर इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर ये उस तरफ जाते हैं। इलेक्शन को टाइम पे होना चाहिए, चाहे वो अक्टूबर में हो चाहे वो नवंबर में हो, बस इससे आगे जाना नहीं चाहिए। आपकी आलमी कमिटमेंट्स नहीं है और इसके बगैर गुजारा नहीं होता। यहाँ पे मार्शाल्लाह भी लगे हैं और जनरल मुशर्रफ का तो 3 साल जो मार्शाल्लाह बरास था, उस टेक्नोक्रेटिक हुकूमत करते थे, बिल्कुल तक आपने अफगानिस्तान में और के अंदर लाशों का सौदा नहीं किया, आपको अमेरिका ने कुछ नहीं दिया था। तो हम क्या इसी तरह चलते रहेंगे? बात सिंपल सी है, आप इलेक्शन कराइए। आज पीटीआई कट टू साइज हो चुकी है 9 मई के वाकये के बाद, मजीद भी होगी। जो जीतता है उसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे आज तक कौन सा इलेक्शन पे उंगली नहीं उठी। 2017-18 में सबको पता है कि नवाज शरीफ को निकालने के लिए पहले से पनामा कामा किया गया। अब खान साहब खुद फंसे हैं जब वो स्टेट के खिलाफ साजिश करते हुए 9 मई को पकड़े गए हैं। उसके अंदर उनका नाम पर्चों में भी आ चुका हुआ है और फॉर्मेशन कमांडर कह चुके हैं, और कमांडर कह चुके हैं। बल्कि मैं तो अब ये कहता हूं कि अब इनको कहना नहीं चाहिए। अब अगर एविडेंस है, कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट हो चाहे वो सिविलियन कोर्ट्स हो, लाएं और फैसले कराएं। हाँ जी हैं मुलविस, ठीक है, नहीं है छोड़ दें, फिर आप इलेक्शन की तरफ जाइए। आप इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। फराज साहब, मैं इस पे आपका पॉइंट ले नहीं सका क्योंकि वक्त कलील था, मजीद बात नहीं हो सकी। राना साहब आपका भी शुक्रिया, लाखानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। दोबारा ज़रूर आपसे मुलाकात होगी, मजीद तफसील के साथ कोशिश करेंगे टाइम निकाल के आपसे बात करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।